अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला था उसके लिए कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ जो है वो नज़र नहीं आ रही। आज भी मार्को रूबियो का अहम बयान जो है वो सामने आ रहा है कि ईरान ने अगर मुज़ाकरात ना की और मामला आगे ना बढ़े तो फिर ईरान को उसकी भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। जो सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले हुए हैं उसकी पाकिस्तान की जानिब से भी मज़म्मत की गई है और मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि पाकिस्तान अमन की बात करता है। इसी के साथ साथ आज जो एक ब्रीफिंग भी हुई वज़ारत ख़ारजा में, हफ्तावार ब्रीफिंग, उसमें भी पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया। इसी के साथ साथ अभी आपने देखा है कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है उस पर भी हुकूमत पर काफ़ी तनकीद हो रही है और ख़ास तौर पर अगर कश्मीर में इंतखाबात की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब कश्मीर में इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला है या फिर जो 5 अगस्त को जलसे का ऐलान किया गया है उस हवाले से भी कुछ जो रहनुमा हैं शायद वो इस हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं करते। सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा है कि कुछ अहम फैसले किए गए हैं जिनका ऐलान 5 अगस्त को शायद किया जाएगा। शफीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद हैं, से जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त सवालात या हिकमत अमली के हवाले से बातें हो रही हैं। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि 5 अगस्त को जो जलसा है, आपके बहुत से रहनुमा या कारकुनान भी अगर आप देख लें तो वो यही कह रहे हैं कि जी जलसा तो किया जा रहा है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्यों, ये जलसा पंजाब में होना चाहिए। फिर सलमान अकरम राजा साहब का बयान भी है कि कुछ मज़ीद भी अहम फैसले हुए हैं जिनका ऐलान बाद में किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जलसा ही होगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होगा या पंजाब के अंदर भी हो सकता है? सबसे पहले आपका शुक्रिया नादिर भाई। देखिए, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। मैं अगवा का लफ्ज़ जी। इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कैदी की कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कोई भी बुनियादी हुकूक इस वक़्त नहीं मिल रहा है। ना मुलाकात हो रही है, ना तबी हाँ। सहूलत मिल रही है, ना डॉक्टर की रसाई है, इवन के वकला का एक्सेस भी नहीं है। तो उस अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं और इंशाल्लाह 5 अगस्त को सीएम आफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में एक जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे, जहाँ पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाखों लोग मौजूद होंगे, पूरी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी। वहाँ पे तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अचकज़ई साहब, अल्लामा साहब भी वहाँ पे होंगे और इंशाल्लाह 5 अगस्त को हम अपना अगला लाए-अमल देंगे। देखिए, अब 5 अगस्त से इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आपने पंजाब की बात की, तो पंजाब में तो हमें 9 मई के बाद से सिर्फ़ 2 दफ़ा एनओसी मिली है। एक जी। संजानी के मैदान पे और एक लाहौर के एक साइड के एरिया में मिली थी। फिर लाहौर का जलसा आपने देखा होगा किस तरह माइक खींचे गए, किस तरह लाइटों को तोड़ा गया। उसके अलावा तहरीक इंसाफ को कोई पॉलिटिकल स्पेस वहाँ पे नहीं मिल रही। खैबर जी। पख्तूनख्वा में जलसा हो रहा है, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग आएँगे और वहाँ पे हम अगला लाए-अमल देंगे। जो अगला लाए-अमल होगा, उस लाए-अमल से इस हुकूमत का रहना या ठहरना मुश्किल हो जाएगा। मतलब 5 अगस्त को सिर्फ जलसा नहीं होगा, उसके बाद खान साहब की रिहाई के लिए एक बाज़ाब्ता तहरीक के हवाले से ऐलान किया जाएगा। जी, बिल्कुल, तहरीक के हवाले से ऐलान होगा। देखिए, ये पंजाब की भी ज़िम्मेदारी है, बलूचिस्तान की ज़िम्मेदारी भी है, सिंध की ज़िम्मेदारी भी है। हुँ। जहाँ वहाँ पे जो हमारी लीडरशिप है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे वो अपने कारकुनों को एक्टिवेट करें, क्योंकि ये जो तहरीक है, इसमें सब को अपना रोल निभाना होगा। 5 हुँ। अगस्त के बाद जो ऐलान किया जाएगा, उस पे सबका अपना रोल होगा और सबको अपना रोल और अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन सर, मुज़ाकरात के हवाले से मैंडेट हो या फिर आगे बढ़ने के हवाले से मैंडेट हो, वो तो अचकज़ई साहब के पास है। कोई बैकडोर राब्ते या अचकज़ई साहब ने अभी तक बताया कि ये जो इतना अरसा गुज़रा है, कोई बातचीत हुई है? देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से तो कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। हमेशा ठीक से है। डे 1 से ही डेडलॉक का ये शिकार हुए हैं। आपने देखा होगा कि गौहर साहब 3 दफ़ा चीज़ों को आगे लेके बढ़े, लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। डेडलॉक का हाँ। शिकार इसलिए होते हैं कि ये मौजूदा जो 17 सीटों की हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। जब भी हम इनसे बात करते हैं, इनको हमने बेइख्तियार पाया है। ख़ासकर इमरान खान साहब की बात हमने जब इनसे की है, तो इनकी बेइख्तियारी खुल के सामने आई है। अचकज़ई साहब से भी शहबाज शरीफ ने मिलना था, लेकिन शायद वो मुक़्तदरा की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से हामी भरी जाएगी तो वो अचकज़ई साहब के साथ मुलाकात करेंगे। देखिए, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक-ए-इंसाफ जो 5 अगस्त को ये जो
जलसा हो रहा है, इसमें तमाम तर लीडरशिप मौजूद होगी, तमाम लोगों से मशावरत हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब से भी हम बातचीत कर रहे हैं, हम उनके पास भी अच्छा। जाएँगे। हम अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो भी सियासी क़ुव्वत इस मौजूदा हुकूमत को गैर आईनी, गैर कानूनी तस्वर करती है या फिर ये समझती है कि इस ये हुकूमत जो है ये एक अज़ाब की तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे मुसल्लत हो चुकी है, इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। कोई भी सियासी क़ुव्वत इस हुकूमत के खिलाफ होगी, हम उनसे बात भी करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि वो भी इस अलायंस का हिस्सा बने। और ये जो जलसा होने जा रहा है, पीटीआई मौलाना साहब को इस जलसे में शिरकत की दावत भी देगी? नहीं, जलसा तो तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है। जलसे में ठीक मौलाना है। साहब को दावत नहीं दी गई। जलसे हाँ। से पहले भी मशावरत हो रही है। कल भी हमारे कुछ लोग मौलाना साहब के साथ मशावरत कर चुके हैं। जलसे के बाद भी मशावरत होगी। मौलाना साहब को हम दावत भी देंगे कि वो इस अलायंस का हिस्सा बने, और हम बाकी सियासी क़ुव्वतों को भी दावत देंगे कि इस अलायंस का हिस्सा बने और मौजूदा हुकूमतों को करता चले। मौजूदा जो हुँ। हुकूमत है उससे छुटकारा हासिल किया जाए। ठीक है। लेकिन शफ़ी जान साहब, आपने देखा होगा कि सर अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो वहाँ पर हुकूमत है, उस पर एक तनकीद भी की जाती है। कुछ आपके अपने लोग भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात भी करते हैं, कुछ ऐसा तासुर भी दिया जाता है। फिर हम बुशरा साहिबा की हमशीरा का बयान भी देख रहे थे कि खान साहब ने कहा था कि सोहेल आफरीदी साहब के साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जाए। ऐसी कोई हिदायत थी? क्योंकि वो बड़ा कॉन्फिडेंटली वसीम बादामी साहब के शो में कह रही थी कि ये पैगाम सोहेल आफरीदी साहब तक भी पहुंच चुका है, बल्कि उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को मैसेज भी किया था। देखिए, अफरीदी साहब की तो कोई मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। अगर जी। ऐसा कोई मैसेज किसी के थ्रू आया हो तो फिर मरियम भुट्टो साहिबा को चाहिए कि उस शख्स का नाम लें कि उसके हम्म। ज़रिए ये पैगाम सोहेल अफरीदी साहब को मिला था। मेरे इल्म में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। ये बेहतर तो अफरीदी साहब ही बता पाएँगे और मरियम भुट्टो साहिबा ही बता पाएँगे कि ये जो मैसेज है ये किसके थ्रू आया था। अगर ऐसा कोई मैसेज आया होता तो सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब के ओपनिंग बैट्समैन हैं। सोहेल हम्म। अफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के सिपाही हैं। इमरान खान साहब के किसी हुक्म को नहीं टाला गया। मेरे इल्म में ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, साथ में सर ये भी बताइएगा कि 26 नवंबर के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था, अदालत में केस भी था, गौहर साहब हो गए, लतीफ़ खोसा साहब हो गए, लेकिन वो केस जो है वो अदालत ने दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी और ये कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बयान रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आए। तकरीबन 14 से 16 समातें भी हुई। साथ में जिन गवाहान का नाम था, जिनमें आपका नाम भी लिया जा रहा है, वो गवाहान भी अदालत में पेश नहीं हुए, उन्होंने भी बयानात रिकॉर्ड नहीं करवाए, जिसकी बेस पे ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई है। तो आप समझते हैं सर कि इसकी वजूहत क्या हैं? क्योंकि 26 नवंबर के हवाले से तो आपका बड़ा एक वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ था। देखिए, बिल्कुल वही सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ है। 26 नवंबर जो है वो इस हुकूमत ने करवाया है। आज भी हम उस मौक़िफ़ पे कायम हैं। कल गौहर साहब ने मेरे साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बड़े डिटेल जी। गुफ्तगू इस पिटीशन के हवाले से उन्होंने की। उन्होंने ये अभी भी वो कह रहे हैं कि 14 दफ़ा मैं इस पिटीशन में हाज़िर हुआ हूँ जज के सामने, और कल भी उन्होंने ये प्ली इख्तियार की थी कि कोसा साहब जो है वो मुल्क से बाहर हैं, उनके वापस आने तक इसको एडजर्न किया जाए। लेकिन वो प्ली जो है नहीं मानी गई और उसको केस को जो है वो उड़ा दिया गया। और जहाँ तक मेरी गवाही की, अल यमीन साहब की या सोहेल साहब की गवाही की बात हो रही है, आज भी मैंने कुछ सहाफ़ियों से बात की जो मेरे नाम को और सोहेल साहब के नाम को कोट कर रहे हैं। मैं बड़ा जी। वाज़ेह यहाँ पे ये करता चलूँ कि मुझे तो ना पार्टी की तरफ से ऐसी कोई हिदायत मिली कि आप आएँ और गवाह के तौर पे पेश हों। ना ही ओके। मुझे कोर्ट का कोई मरासला मिला है कि आप इस केस में एज़ अ गवाह आपका नाम है तो आप आएँ। मैं बिल्कुल कोर्ट के सामने जाता, मैं गवाही भी देता, लेकिन ना तो मुझे पार्टी की तरफ से ये चीज़ किसी ने मुझे कही है और ना ही मुझे कोर्ट ने बुलाया है। देखिए, ये लीगल मैटर्स तो मैं नहीं देखता, ना ही मैं कोई लीगल एक्सपर्ट हूँ। इसी तरह सोहेल साहब भी कोई लीगल मैटर्स तो नहीं देखते, वो सूबे के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हैं, ना वो खुद लीगल एक्सपर्ट है। अगर हुँ। हमारी गवाही इस केस में थी, तो हमें पार्टी की लीडरशिप या जो हमारे वुकला हैं, उनकी तरफ से तो हमें कुछ नहीं बताया गया। ये तो जब केस कल सामने आया, तो तब हमें पता चला। अच्छा, लेकिन शफ़ी जान साहब, अब आखिर में अगर हम बात करें, ये जो खान साहब की रिहाई के हवाले से या मुलाकातों के हवाले से, सोहेल आफरीदी साहब ने भी कोशिशें की, मुलाकात नहीं हुई, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। आप क्या देख रहे हैं सर सूरत हाल कि 5 अगस्त के बाद जो तहरीक होगी, उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, 5 अगस्त के लिए हम बहुत सारे ऐलानात अब 5 अगस्त को देखेंगे। हम अपना हाँ। होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। जो ये कहते थे कि मुज़म्मत के चैंपियन सोहेल अफरीदी साहब हैं, 5 अगस्त के बाद आपको पाकिस्तान की सड़कों पे मुज़म्मत के चैंपियन सोहेल अफरीदी साहब नज़र आएँगे। और उसमें डी चौक भी शामिल होगा सर? उसमें बहुत सारे ऑप्शन शामिल हैं।
अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया शफ़ी जान साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, शफ़ीला जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला था उस हवाले से तो हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना कि कई मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी गई है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के मुताबिक कि उन्होंने भी हुकूमत को मुज़ाकरात के हवाले से आगाह कर दिया है और वो पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है वहाँ पर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हुकूमत है उनके जवाब का इंतज़ार है। साथ ही साथ अब 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि 5 अगस्त को जलसा होगा और जलसे में खान साहब के हवाले से जो तहरीक है उसका ऐलान किया जाएगा और उसमें कई फ़ैसले जो हैं वो सामने आ सकते हैं। कल भी PTI का जो मुशावरती इजलास हुआ था उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कुछ फ़ैसले किए गए हैं लेकिन उनका ऐलान 5 अगस्त को किया जाएगा। अब शफ़ीला जान साहब के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब को भी साथ चलने की दावत दी गई है और मुलाकातें भी हो रही हैं और इसी के साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं और पूरी क़यादत जो है अपोजिशन अलाइंस की वो भी 5 अगस्त को जलसे में शिरकत करेगी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कैसर अमन शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, शफ़ीला जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है कि जो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर तनकीद हो रही है और जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा है और हाल ही में आपने देखा होगा कि मईशत के हवाले से भी अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही थी। अब मुख्तलिफ़ फ़ैसले हैं, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर कैसर अमन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा सर कि अभी कल हमने देखा है कि हुकूमत ने अमेरिका से तकरीबन 10 अरब डॉलर की जो दरख्वास्त की है, इससे पहले भी मईशत के हवाले से शेख साहब बातें होती रही हैं। ज़ाहिर है हुकूमत कहती रही है कि मईशत हमने संभाल ली है, लेकिन अभी जितनी तनकीद हो रही है आप इसे इत्तफ़ाक़ करते हैं, फिर अमेरिका से जो 10 अरब डॉलर की जो दरख्वास्त है इसकी क्या आप ओवरऑल सूरत हाल देख रहे हैं मईशत के हवाले से? देखिए, अभी कल की खबर आपने देखी हो कि रेटिंग कंपनी ने हमारी -B से B कर दी है ना। ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट वाली बात है। सारी दुनिया तो हमारी पॉलिसीज़ को सराह रही है, लेकिन असल मसला ये है कि हम जो ट्रिकल डाउन है ना, जो इकानमी में जितनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ हुई भी है वो ट्रिकल डाउन नहीं हुई, आम आदमी के पास नहीं पहुंची। और फिर ये अनफॉर्चुनेटली जो जंग हो रही है ईरान और अमेरिका की, इसमें तो अभी मैं आपके सामने देख रहा हूँ तो 98.48 ब्रेंट हो गया है, जो कि 70 से कम होता था बिफोर 28 फरवरी। तो 40% रेट बढ़ गया है। बड़ी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारा तो 70% सारा ऑयल इंपोर्टेड है। तो हम जब पास ऑन करते हैं, देखिए ना, कोई चीज़ महंगी ख़रीदेंगे तो महंगी बिकेगी, तो वो हम पास ऑन करते हैं तो शेख साहब अभी भी आप समझते हैं कि ये चैलेंजेस बढ़ेंगे अगर ये जंग नहीं रुकती, जो कि कोशिश तो आज बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ेंगे। आज 5%, आज ये तो कल के बढ़े थे ना 5%, अब आज का रेट बढ़ा हुआ है। आज फिर कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत इस वक्त आज के दिन में 98.48 पिछले कुछ घंटों में, यानी 5% और बढ़ गए। 5% का मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर 300 सवा 300 का पेट्रोल हो तो उसका मतलब ये है कि तकरीबन 16 रुपये और एक दिन में बढ़ गया। तो इस किस्म का तो हम क्या करेंगे जब महंगा कुछ लेंगे। हुकूमत तो खुद पूरी कोशिश कर रही है। और देखिए, पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले मेरे सारे तलक वाले हैं कराची से, उनका समी साहब हैं, अभी तक बड़ा अरसा वो उनके मेन लीडर थे, तो वो सारे बड़े हमारे करीब हैं। लेकिन वो देखें, उनको भी समझाना पड़ेगा कि हुकूमत क्या करे। फ़र्ज़ कीजिए वो खुद हुकूमत को कोई एडवाइस करें तो क्या करेंगे। एक चीज़ दुनिया में महंगी है, हमारा अपना तेल नहीं है, उससे मुश्किल है, आम आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं उसके लिए क्या करता हूँ, हर 14 अगस्त को हर साल मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए हर मोटरसाइकिल वाले को 5 लीटर फ्री गिफ्ट देता हूँ। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी में अभी आने वाला है जी। करोड़ों रुपए का तेल होगा। कोई पिछली बार 7,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल और रिक्शा ने मेरे से 5 लीटर की पर्ची दी है। अच्छा। तो इस साल ओपन में अब हम तो यही कर सकते हैं कि अपने जेब से वो कर रहे हैं। और आपको प्रोग्राम में भी इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता लगे, कोई भी आना चाहे 14 अगस्त को चनियोट मेरे पास आके, चनियोट डेरे पे मैं खुद 18 घंटे खड़ा हूँगा, सुबह 9 से लेके रात 1 बजे तक। तो वो पेट्रोल फ्री देंगे हम वहाँ हर एक को। हाँ। अब ये थोड़ा इसी तरह और लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन तकलीफ़ में है, लोग तकलीफ़ में हैं।
हम वहाँ जाते हैं अपने ग्रास रूट लेवल पे, जब लोगों से मिलते हैं तो हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे ना लेकिन हकीकत तो ये है कि मजबूरी है हुकूमत की भी, पहले भी हमारा बजट डेफिसिट होता है। लेकिन सर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, कल भी खबर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके लिए अलाउंसेस का ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से। तो तनकीद तो यही हो रही ना कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। देखिए ब्यूरोक्रेट्स अपनी उनकी भी कोई तनख्वाहें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये महंगाई का जब होगी तो बहरहाल अगर अनाउंस को मुझे नहीं पता क्या मिला है, लेकिन ये बताइए ना कि हमने अपनी तरफ से तमाम मिनिस्टर्स 6 महीने से 1 रुपया भी नहीं ले रहे तनख्वाह, 6 महीने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ले रहे। ये चीज़ें आपको हाईलाइट करनी चाहिए ना कि आपने ब्यूरोक्रेट को तो मैंने पिछले 28 महीने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब कोई तनख्वाह नहीं लेते। तो हम तो अब सबसे पहले खुद से, ये मैं हैरान होता हूँ कि हालांकि हमारे इन्फॉर्मेशन वालों को, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि कोई अगर फ़र्ज़ करो कोई चला जाता है ना, मतलब अमेरिका चला जाता है, वहाँ किसी होटल के अच्छे कमरे में रहता है तो तनकीद होती है। वो भाई ये भी तो बताएं, ठीक है वो तनकीद करें बेशक, मैं तो खुद फेवर में हूँ कि जो वेल ऑफ है उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए। और मैंने आपको ये बताया कि मैं करोड़ों रुपए का ये पेट्रोल फ्री अपनी जेब से हर साल देता हूँ। वो मैंने कोई कमाल नहीं करता, अल्लाह ताला का फजल है मेरे पे, अल्लाह ताला करम करता है। लेकिन और भी अमीर लोगों को या जो वेल ऑफ है उनको लोगों को, अच्छा अभी मैं जाता हूँ, हर बार हम जब अपने हॉस्पिटल को लेके जाते हैं, कैंप लगाते हैं सब कॉम्पिटेंट डॉक्टरों को जो कि हज़ारों रुपए देखने के लेते हैं, उस दिन हम एक दिन के लिए फ्री देहातों में जाके उनका चेकअप। मकसद सिर्फ ये कि इस वक्त हालात बहुत ही ख़राब है, लोग की परचेजिंग पावर नहीं है, बाज़ारों में ख़रीदारी नहीं है, लोग खुश नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो बात हकीकत है, मैं कहता रहूँ कि मैं हुकूमत में हूँ तो बहुत हम अपनी तरफ से पूरी प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम कोशिश कर रही है, लेकिन अभी मामलात पाकिस्तान के लिए इस जंग के बाद, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं श्योर हूँ कि जंग ज़्यादा अरसा नहीं रह सकती। लेकिन इंशाल्लाह जब जंग ख़त्म होगी ना तो हमें इसके बरक़ात मिलेंगे, इसकी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है शेख साहब, लेकिन हाल ही में आपने चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी किया और जाहिर है कि CPEC के हवाले से बड़ी बात भी होती है। आज अगर बलूचिस्तान के अंदर हम देखें तो जो दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात हैं, आप इन वाक़यात का असर CPEC के ऊपर भी देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात भी की थी और जो चाइनीज़ हैं उनको सख्त सिक्योरिटी फ़राहम करने के हवाले से भी कुछ फ़ैसले सामने आ रहे थे। इन वाक़यात का CPEC पर असर देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ। देखिए बात यह है कि ये जो CPEC 2 है ना, इसने एक नया बिज़नेस टू बिज़नेस B2B हमने कॉन्फ्रेंसेस शुरू की जी। इसमें सैकड़ों बिजनेसमैन, पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ जा रहे हैं। अब पहले बीजिंग में गए, फिर हांगझोउ में, और अभी वो चाइनीज़ हमारे यहाँ इस्लामाबाद में फार्मास्यूटिकल वाले आए थे, तो वो टेंजिबल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी। अब बलूचिस्तान के में उनकी परेशानी या उनके मामलात, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, चाइनीज़ जो है वो इसमें कोई भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सूरत नहीं हाल ठीक नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वहाँ पे जाके इंडस्ट्री तो नहीं लगेगी। ये उनके अपने लिए उनको समझाने की ज़रूरत है। जाके बलूचिस्तान हमारा तकरीबन रकबे के हिसाब से आधा मुल्क है जी, तो हमें उनको सबको जाके कन्विंस करना है कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, और अगर आप ये करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, उनके अपने मसाइल होंगे, मैं कोई उनको नहीं कहता उनसे जाके नेगोशिएट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना बाहर के, जैसे को पंजाब से चला गया तो उनको मार रहे हैं या और मज़दूरों को के ख़िलाफ़ एक्शन ले, तो ये उनके अपने लिए ही नुकसानदेह बातें हैं जी। चाइनीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो क्या करें अगर उनको हमने कराची में भी सेफ प्लेस देनी है, रिफॉर्म्स करनी है, बलूचिस्तान में भी करना है, KP के भी, वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा वजह क्या है कि उनको भी एहसास है कि हम एक साल में $18 बिलियन की चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ $3 बिलियन है। तो चाइना हमारा फ्रेंड है और उनको ये बातें हम करते हैं, उनको उनके एम्बेसडर से, उनके यहाँ और वहाँ जाके भी, और वो महसूस करते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बिल्कुल उनके फेवर में है। हाँ। 6 गुना है ना उनकी एक्सपोर्ट, लेकिन तो वो इसका रेमेडी चाहते हैं कि हम यहाँ आके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और ये इसका पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ। लेकिन अब फ़ायदा हम उनको पहुँचाने नहीं दे रहे ना, जिन इलाकों में वो ख़ासकर बलूचिस्तान में उनका बहुत बड़े वहाँ पे गवादर पोर्ट का में इंटरेस्ट है। वैसे भी यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शेख साहब, आपको याद होगा कि PTI के दौर में जब कहा जाता था कि जी CPEC रुक गया है, CPEC पे काम नहीं हो रहा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में,
अब आप समझते हैं कि उस पर कोई काम आगे बढ़ा है, कोई पेशरफ्त हुई है, या अभी तक वही सूरत हाल है? नहीं, बड़ा इफेक्टिवली काम हुआ है। जो CPEC 2 है ना, जी। वो तो कारोबार से तल्लक है, और ये पिछले 8 महीने में 3 बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, जिससे पाकिस्तान में सरमाया आने के मौके बहुत से डेलीगेशन आ रहे हैं जो हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मिल रहे हैं। वो जेन्युइनली मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि चाइनीज़ पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट। लेकिन सर उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं ना बलूचिस्तान के हवाले से, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है? बस ये बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ। वो यही तो वो कहते हैं अब तो हम पाकिस्तानियों को चाहिए ना कि उनको मौका दें। वो तो चाहते हैं। हाँ। वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहते हैं। अगर बलूचिस्तान वालों को जाके उनके लीडर हम सब उनको कन्विंस करें कि ये तो आपके मफाद की बात है, ये कोई जो ये इम्प्रेशन गलत बाद औक़ात फैल जाता है, नहीं ये तो कोई वहाँ लूटने के लिए कोई आ रहा है, या वहाँ से कोई आपका ज़खायर को निकालना चाहता है, ये तो गलत बातें हैं ना। चाइनीज़ पाकिस्तान के बड़े रियल फ्रेंड हैं और आयरन क्लैड दोस्त हैं, और मैंने उनको महसूस किया है कि वो सिंसियरली चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की इस मुश्किल में कैसे हाथ बटाएं। ठीक है, लेकिन अब हमारे अपने पाकिस्तानियों का तल्लक है, गवर्नमेंट भी पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन सूरत हाल सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं ठीक करनी, सब पार्टियों ने। एक तो मैं हर जगह चार्टर ऑफ इकानमी का जोर देता हूँ कि तमाम पार्टियाँ इस वक्त इकट्ठी हो जाएँ। देखिए मैं कई बार ये कह चुका हूँ, पिछले 27 साल में हर पार्टी को तो मौका मिला, 99 से लेके आज 2026 27 साल को 3 पोर्शनों में मैं तकसीम करता हूँ। 9 साल फौजी हुकूमत रही मुशर्रफ साहब की, फिर 9 साल में से 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI की हुकूमत रही। 9 साल का एक और पीरियड, ये 2 बार अलग अलग 2 बार हमें हुकूमत मिली है, और 9 साल मुस्लिम लीग हुकूमत मिली। तो यही 4 मेन पार्टियाँ हैं, यानी एक 3 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं और एक हमारी फौजी हुकूमतें हैं जो यहाँ बनी। चारों में कोई साल मुझे बता दें कि पाकिस्तान में इस तरह की तरक्की हुई हो जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं। इस साल भी चाइना वाले इतने बड़ा जहाज़ इकानमी का, सर यही तो तनकीद हो रही है। 7.5 तनकीद बजाय, लेकिन तनकीद में सब ने मिला, सिर्फ हुकूमत क्या करेगी जब तक सारी पार्टियाँ। तनकीद है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि किसी वक्त हर वक्त तनकीद ही करें, यही मेरा इख्तलाफ है कि अगर हम सिर्फ तनकीद करेंगे, हम पॉजिटिव बताएं ना, हम कंट्रीब्यूट करें, मुल्क सब ने चलाना है। हाँ। देखिए ना, ये तनकीद इसलिए हो रही है कि उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा। मुझे 27 साल में कभी बता दें कि तनकीद तो हर वक्त होती रहेगी। नहीं, लेकिन सर जो आप कह रहे हैं कि तमाम जमातों को साथ चलना चाहिए, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो आप नहीं समझते कि ये फिर अगेन हुकूमत के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर चलें? हुकूमत तो बार बार कह रही है, हुकूमत की तरफ से, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, मैं भी हुकूमत का हिस्सा हूँ, रिक्वेस्टें कर रहे हैं हम कि भाई आपका कोई मसला है तो बताएं ना। वो तो बात ही नहीं, वो कहते हैं हम चोर डाकुओं से के साथ बैठने ही नहीं चाहते। मेरी बात सुनिए ना, क्या करें हम? हर फोरम पे उनको, असम्बली के फोरम पे हमारे स्पीकर साहब कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह, और ये पहली बार नहीं हो, जब हम होते थे ना अपोजिशन पे, तब हमें चाहिए था कि हम उनके साथ बैठे। देखिए चार्टर ऑफ इकानमी से ये मुराद अपनी अपनी पॉलिसीज अपनी है, पीपल पार्टी अपनी पॉलिसी रखना चाहती है, रखे। जो मुल्क के मफाद में बात है, जो इकानमी की बात है, जो मुल्क में जहाँ तरक्की हो सकती है, अगर हम कोई भी हुकूमत आएगी और दूसरे उसकी टांगें ही खींचते रहेंगे, नहीं उसको मौका देंगे, तो ठीक है, लोग वो तो ये हासिल कर रहे हैं कि चलो ये अनपॉपुलर हो जाए, उससे रिजल्ट नहीं निकल रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शेख साहब, लेकिन आखिर में ये जो कश्मीर के इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमने देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए, मरियम साहिबा वहाँ पर गई। अब बड़ी एक तनकीद, ज़ाहिर है कि इलेक्शन का माहौल है तो सियासतदान तनकीद करते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी आपने सिंध की तरह तरक्की करनी है या पंजाब की तरह। आज उज़मा साहिबा ने कहा है कि जी पंजाब, जो कश्मीर के लोग हैं या जो पंजाब के अंदर तरक्की है, वैसी ही तरक्की सिंध के अंदर भी होनी चाहिए। आपका अपना ताल्लुक़ कराची से भी है, वहाँ भी आपका घर है, आप समझते हैं कि पंजाब के मुकाबले में सिंध की तरक्की उस तरह नहीं है? मैं जी रहता ही कराची में हूँ, मेरी फैमिली का बिजनेस 80 साल से कराची में जी, और मैं वहीं रहा हूँ। मैं इलेक्ट ज़रूर होता हूँ चनियोर से, क्योंकि मेरा होम टाउन है और लोग मुझे मेरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने कराची से भी, मेरे बेटे ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, जीत नहीं सका, उसने MNA का, मैंने उनको कराची में भी खड़ा किया। अब बात यह है कि सिंध में वाकई वो तरक्की नहीं हुई जो लोगों की तवक्को, इंटीरियर इन पर्टिकुलर, ना कराची में हुई ना कि अंदरूनी हालात में। वहाँ भी आपस में टसल रही MQM और ये पीपल पार्टी, और वहाँ भी इम्प्रेशन ये है कि जो फंड आते हैं वो पूरे खर्च नहीं होते सही तरह, वो दूसरी जगह भी नहीं होते शायद, लेकिन परसेंटेज वहाँ बहुत ज़्यादा है जो इम्प्रेशन। कराची जैसा शहर, एक इतना, मैं शुरू से उस शहर में रहा हूँ, इतना शानदार शहर था, दुनिया का एक साफ़ सुथरा शहर था, और एक दुनिया की सारी एयरलाइनें वहाँ आती थी, और हम अभी हम वहाँ बोरी बंद लाशें भेजते रहेंगे,
तो क्या वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं अल्ताफ़ हुसैन से मिला जब मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 87 में, आज से 39 साल पहले प्रेसिडेंट था, तो मैं उनसे 1-to-1 मीटिंग की मैंने उनसे कहा कि आप पंजाबियों की और आप KPK में पठानों की मुखालफत कर रहे हैं। ओपनली वो कहते थे कि हम मुहाजिर की क्या बात करते, तो इससे नुकसान हमारा नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। पंजाबियों का नुकसान इसलिए नहीं हो रहा, और हुआ भी। पंजाबियों ने अपना इन्वेस्टमेंट जो कराची में थी ज़्यादातर शिफ्ट, हमारे चिन्नौट वालों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी मेरे बिजनेस में, तो काफ़ी वो तो चले गए, लाहौर आ गए। अब जब जॉब ही वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कराची में, तो जॉब नहीं होंगे, तो नुकसान तो मुहाजिर कम्युनिटी ने ज़्यादा लिया है, जो उनके लीडरशिप ने। तो मैं बात यही बलूचिस्तान में आज मैं बात करता हूँ, वो कह रहे हैं यही बात जो सिंध में हुई, वो आज बलूचिस्तान में आजमा रहे हैं, लेकिन नुकसान वो अपना कर रहे हैं। अब मैं तो नहीं समझता कि क्या है, इन्वेस्टमेंट तो कहीं से हो, हम बाहर वाली दुनिया को पूरे को कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों भी यहाँ आएँ और दुनिया के लोग भी इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ आएँ, तो इन्वेस्टमेंट बजाय इससे तो सुकड़ रही है ना, सिंध में जाती है, सिंध के भी हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल तो कराची में भी चाइनीज़ के साथ वहाँ ही वाक़ है, बिल्कुल। तो इसलिए जब तक हम वो अपने मफाद में, और ये हर एक का राइट है, जब इलेक्शन में कोई जाएगा तो कहेगा ना कि पंजाब को भी देख लें, सिंध को भी देख लें, कंपेयर आप खुद कर लें ना। चलें, बहुत शुक्रिया शेख साहब। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो बयानात हैं, उन पर उज़्मा बुखारी साहिबा के बयानात भी सामने आए हैं और शर्जील मेमन साहब ने जवाब भी दिया है। हसन मुर्तज़ा साहब के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सर, ये गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद अब जो कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि कुछ इख्तलाफात, जो सियासी बयानात हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, और जो बिलावल साहब के बयानात थे उसका उज़्मा बुखारी साहिबा ने जवाब भी दिया है, और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी अगर पंजाब के अंदर चौथे नंबर पे है तो ये हमारा कसूर नहीं है। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर इस बयान पर? बहुत शुक्रिया जी। नादिर भाई, जिन मोहतरमा का आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये उनसे बहुत ऊपर की बात है, और उन्हें तो ऐसी बात करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी तो अपनी क़यादत का मुतालबा ये है कि 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहने के बाद वो कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दिया जाए, और वो भी लोगों से मुतालबा नहीं करते कि लोग मुझे बना दें। वो कहते हैं कि मैं अपने भाई से कहूँगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर लगा दिया जाए। तो ऐसी बातें उन्हें ज़ेब नहीं देती। वो गौर करें कि वो जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रही हैं। उन्हें अपने कद और अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक जो है बात करनी चाहिए। वो पंजाब के इस टाइम बड़े ज़िम्मेदार ओहदे पे तैनात हैं, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उन्हें ज़ेब नहीं देती। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो कंपैरिजन सर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के दौरान भी किया गया और अभी भी किया जा रहा है पंजाब और सिंध का, आप ज़ाहिर है कि आपके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हाल ही में हमने कुछ बयानात भी देखे थे, आप समझते हैं कि वाकई अगर कंपैरिजन करें तो पंजाब में ज़्यादा तरक्की है? नहीं, पंजाब की तरक्की तो नादिर भाई आपने देख ली होगी कि चंद घंटों की बारिश ने सारे अंडरपासेस बंद कर दिए हैं, सड़कें जो हैं वो दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। पंजाब के रूरल एरियाज़ में अगर आप चले जाएं, बिलखसूस मेरे हल्के में आप अगर चले जाएं, और आप वहाँ पर देखें कि किस तरह लोग जो हैं वो डिसलोकेट हुए हैं, किस तरह से मानसून की अभी आमद है, और जो गांव पिछली कोई 1 दहाई से दरिया के कटाव की जद में थे, आज भी उनके लिए कुछ नहीं किया गया। पिछले साल यही वादे वहीद होते रहे, पूरा साल गुजर गया है, कोई बंद नहीं बनाया गया, कोई रुकावटें नहीं खड़ी की गई। पानी आता है और तमाम चीज़ें बहाकर साथ ले जाता है, और सिवाय फोटो सेशन के और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो बयानात थे बिलावल साहब के, और उसके बाद नून लीग ने भी बयानात दिए जिसका हमने जिक्र भी किया, उसके बाद शर्जील मेमन साहब का भी एक बयान है, अगर आपकी नज़र से भी गुजरा है वो, तो उन्होंने कहा है कि हमें मालूम है कि कौन फॉर्म 47 पर आया है। तो ये शर्जील मेमन साहब सर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पंजाब की जो क़यादत है उनके हवाले से, या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है?
देखिए वो तो सारी कौम को पता है कि फॉर्म 47 पे कौन आया हुआ है। और जो लोग अपनी घर की सीटें हारे हुए हैं वो इस टाइम हुकूमत में हैं, और जो लोग स्पेशल सीट्स पे आए हुए हैं वो सियासी क़यादतों पे तनकीद में मसरूफ हैं। ये तो आपके सामने है, पूरी कौम को पता है कि फॉर्म 47 पे कौन आया है और कौन नहीं आया जी। नहीं सर, जाहिर है कि बहुत से लोग हैं मुझ समेत जिनको नहीं मालूम कि कौन फॉर्म फॉर्म 47 पे रहे, अगर आप बता दें तो। नहीं, मैं अब पीएमएलएन वो तो इस टाइम सारी कौम को पता है कि वो फॉर्म 47 पे हैं, और उनके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, चंद सीटें हैं उनकी, और बाकी तो वो सारे ही फॉर्म 47 के जरिए हम पे मुसल्लत हैं। और ये जो फैसले हो रहे हैं ये इसी लिए हो रहे हैं कि वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अब ये कोई अच्छा। तरीकाकार है कि आप हर रोज की बुनियाद पे तेल की कीमतों में आप बढ़ाते जाएंगे सिर्फ इसलिए कि अगर इकट्ठा 40-50 रुपया बढ़ाएंगे तो लोग तनकीद करेंगे। हर रोज थोड़ा थोड़ा टीका लगाते रहेंगे, एक महीने के अंदर हम हम्म। अपना वो हदफ भी पूरा कर लेंगे कि 100 रुपए तक कीमतें बढ़ जाएंगी, और हम्म। लोगों को भी वो बर्दाश्त होता रहेगा। ठीक। लेकिन नसर मिर्ज़ा साहब, फिर ये जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो अपोजिशन के दावे हैं कि फॉर्म 47 के तहत वफाक हो या पंजाब की हुकूमत हो वो फॉर्म 47 पर है, तो आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है, क्योंकि आप भी यही समझते हैं? देखें, ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना कि ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मिसाल आखी जाती कि कोड़ी अपना कोड़ खुद लुकाती है। अगर हम्म। एक आदमी बाहर सड़क पे आ जाए और वो गोल गले में डाल ले तो यकीनन उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो लोग उंगलियां उठाएंगे कि भाई अपनी मंजी थल्लो डांग फेरो, आप देखो कि तुसी की हो। लेकिन फिर अगेन हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो इस वक्त पंजाब की हुकूमत हो या फिर वफाक की हुकूमत हो, उसके इत्तेहादी तो आप हैं। चलें वहाँ भी अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप अपोजिशन में भी नहीं हैं, तो हुकूमत को सपोर्ट तो सर आप कर रहे हैं। देखिए, हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे इस सिस्टम को बचाने के लिए। इस मुल्क ठीक के है। अंदर जो एक डेडलॉक था, जो कौम बंद गली में गई हुई थी, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि हम बंद गली में ना जाएं। हाँ। ये आइन अगर इस दफ़ा मुअत्तल हुआ या इस दफ़ा पार्लियामान को या इस जमहूरियत को या इस सिस्टम को नुकसान पहुंचा या ये डीरेल हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी कुर्बानियां दे के इसे बहाल करवाया है कि अब हमारे में सक्कत नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कभी भी जो है वो जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम साथ बैठे हैं। पता नहीं वो इसको क्या समझ रहे हैं, उनका तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन हम तो इसलिए बैठे हैं कि इस मुल्क के अंदर ये सिस्टम चलता रहे और इसमें रिफॉर्म्स आते रहें, ये बेहतरी की तरफ जाता रहे। क्योंकि हम लोग कोई मुसल्ला तो है नहीं, हम तो निहत्ते लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, हम तो इन चीज़ों को रिफॉर्म ही ला सकते हैं ना। हम तो इसमें कोई हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो सपोर्ट की आपने बात की, क्या फिर पीपल्स पार्टी की रेड लाइन भी है? क्या ये सपोर्ट वापस लेने पर गौर भी हो सकता है? देखें, अगर ये इस तरह के उनके जो हरकारे हैं और जो अपनी नौकरी पक्की करवाने के चक्कर में है, मुझे तो नहीं लगता कि ये ज्यादा देर इस निज़ाम को चलते देखना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि ये निज़ाम गिरे, क्योंकि ये तो खुद आमरीत की पैदावार है, खुद ये मार्शल लॉ की छतरी तले आए हैं। तो ये तो चाहते हैं कि ये निज़ाम जो है ये साथ लपेटी जाए। और अच्छा, तो आप सर वफाकी हुकूमत को भी, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ तासुरात, कुछ आर्टिकल्स भी हाल ही में सामने आए थे, आप वफाकी हुकूमत के लिए भी सर कोई थ्रेट देख रहे हैं, कोई चैलेंज देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए? देखें, वो बनिस्बत बेहतर हैं उनकी, वो थोड़े बहुत सेंसेबल हैं, वो थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सूबाई हुकूमत तो बिल्कुल इस तरह परफॉर्म कर रही है जैसे उन्हें अपना घर नज़र नहीं आता। वो सिर्फ चंद सड़कें और चंद
चीज़ें देख के या ब्यूटिफिकेशन के नाम पे चंद चीज़ें बेहतर करके वो समझते हैं कि शायद अंदरून भी सारा बेहतर हो गया है और गिरदो नवाह में भी। लाहौर के अंदर आपने पिछले दिनों देखा होगा एक स्कूल गिरा है जिसमें काफ़ी सारे जी। बच्चों की शादियाँ हुई हैं, अमवात हुई हैं। फिर एक और स्कूल जो है लाहौर शहर के अंदर, उसकी दीवार गिरी है। हालांकि छुट्टियां थी फिर भी वहाँ पे पता नहीं क्या एक्टिविटी हो रही थी। वहाँ भी एक बच्चा जो है वो बेचारा लुकमा अजल बन गया है। तो इस किस्म की चीज़ें तो लाहौर में भी हो रही हैं। कहीं पे गटर में खातून गिर जाती है, उसके खामन पे तशद्दुद होते हैं, तफ्तीशें होती हैं और फिर वो डेड बॉडी मिल जाती है। फिर भी अपने लोगों को चार्ज नहीं किया जाता, फिर भी आप ठेकेदार के खाते में वो चीज़ें डाल देते हैं। तो ये हो रहा है। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है कि कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसके बाद जो बयानात आए हैं उस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातों का एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं उनका सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त भी यही माहौल था और उसके अलावा जो ओवरऑल सूरत हाल थी उस पर भी हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।